सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये स्ट्राइक्स सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए हैं या रियल ऑब्जेक्टिव ईरान की गवर्नमेंट को रिप्लेस करना है। हिस्ट्री देखोगे तो पैटर्न बिल्कुल साफ समझ आएगा। यूएस ने पहले भी मिडल ईस्ट में रेजिम चेंज के ऑपरेशंस कंडक्ट किए हैं। इराक में सद्दाम हुसैन को रिमूव किया गया था और लीबिया में गद्दाफी को। ऑफिशियल नैरेटिव स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी का था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ जहां इनस्टेबिलिटी और सिविल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया। लेकिन अब ईरान का केस डिफरेंट है। ईरान एक स्ट्रक्चर्ड स्टेट है जहां मिलिट्री, रिलीजियस अथॉरिटी और ब्यूरोक्रेसी इंटरकनेक्टेड है। अगर लीडरशिप रिमूव होती है तो दो पॉसिबल आउटकम सामने आते हैं। पहला, कंट्रोल ट्रांजिशन, जहां इंटरनल सिस्टम एक सक्सेसर को अपॉइंट करता है। और पॉइंट नंबर 2, एक्सटर्नल प्रेशर के थ्रू पॉलिटिकल अलाइंड गवर्नमेंट को लाने की कोशिश की जाती है। अगर हाइपोथेटिकली एक प्रो वेस्ट गवर्नमेंट आती है, मींस जो यूएस से कंट्रोल करता हो, तो शॉर्ट टर्म में सैंक्शन से रिलीफ भी मिल सकता है, करेंसी स्टेबलाइज हो सकती है और ईरान का इंटरनेशनल ट्रेड वापस से चालू हो सकता है। लेकिन लेजिटिमेसी सबसे बड़ा फैक्टर होता है। अगर ईरानियन पब्लिक को लगेगा कि सिस्टम एक्सटर्नल प्रेशर के थ्रू इम्पोज हुआ है, तो ईरान में रेजिस्टेंस मूवमेंट भी शुरू हो सकता है। रेजिम चेंज से प्रॉस्पेरिटी ऑटोमेटिकली गारंटीड नहीं होती है। स्टेबल गवर्नमेंट तभी आती है जब इंटरनल एक्सेप्टेंस हो, और ईरान की अभी की सिचुएशन को देख के वो बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि खमीनी के मारे जाने के बाद आधा ईरान खुशी मना रहा है तो आधा ईरान शोक में है। तो अगर एक पपिट गवर्नमेंट आती है तो सिविल वॉर के चांसेस बिल्कुल बढ़ जाते हैं। इसीलिए डिबेट सिर्फ गुड लीडर वर्सेस बैड लीडर का बिल्कुल नहीं है। ये क्वेश्चन है सोवरेनिटी का वर्सेस इंटरवेंशन का। नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि क्या ये वॉर एक्चुअली में ऑयल और पेट्रो डॉलर के डोमिनेंस का एक गेम है